हाय दोस्तों, आज हम लोग विचारधारा की संकल्पना में उदारवाद को समझेंगे और देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसकी मुख्य मान्यताएं क्या हैं और इसका विकास किन किन फेज़ों में हुआ। और उसके बाद हम समाजवाद, साम्यवाद, गांधीवाद, नारीवाद को भी देख लेंगे। लेकिन उदारवाद को समझने से पहले हमें विचारधारा को समझना होगा कि विचारधारा किसे कहते हैं। विचारधारा किसी चीज़ को देखने का एक विशेष तरीका या नज़रिया अथवा दृष्टिकोण है। जैसे एक चश्मे के उदाहरण से समझें तो जैसे अगर हम ब्लैक कलर का चश्मा लगाएं, काले रंग का चश्मा लगाएं तो दुनिया हमें काली दिखेगी। वहीं अगर हम रेड कलर का चश्मा लगाएं तो दुनिया हमें रेड दिखेगी। उसी प्रकार जिस प्रकार की विचारधारा हम अपनाएंगे दुनिया हमें उसी विचारधारा के अनुरूप दिखेगी। अर्थात विचारधारा को हम चश्मे से कंपेयर करके समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उदारवाद की उत्पत्ति कब और क्यों हुई। उदारवाद की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में यूरोप में, विशेषतः इंग्लैंड से हुई। उस समय का तत्कालीन यूरोपीय समाज शहरीकृत और औद्योगिक था। यूरोप का शहरीकरण और औद्योगिकीकरण होने का मुख्य कारण था वैज्ञानिक क्रांति, जो तर्क और सबूत पर विश्वास करता है। जहां इसके पीछे व्यक्ति को धर्म और चर्च के तहत गौड़ समझा जाता था, वहीं इस क्रांति के फलस्वरूप धर्म और चर्च से व्यक्ति प्राथमिक बन गया। इस प्रकार पहली बार शहरों के आने से व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली और उसने खुली हवा में सांस लिया। अब हम देख लेते हैं कि उदारवाद की उत्पत्ति किन व्यवस्थाओं के खिलाफ हुई। पहला है वाणिज्यवाद। इस व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर राज्य और सरकार का नियंत्रण था, जो संरक्षणवाद पर आधारित था। दूसरा है राज्य के ऊपर धर्म के प्रभाव के विरुद्ध में। उस समय तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था में चर्च का दबदबा था और उसने राज्य पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तीसरा है रूढ़िवाद, यानी कि रूढ़िवाद के विरुद्ध। उस समय का जो समाज था वो सामंतवादी समाज था, जो रीति रिवाज, परंपरा, विश्वास और धर्म के अनुसार चलता था और समुदाय जैसे कि परिवार और गांव का महत्व व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक था। इसके विरुद्ध में उदारवादियों ने विचार अपने प्रकट किए। अब हम देख लेते हैं कि उदारवाद की मुख्य मान्यताएं क्या है। पहला है व्यक्ति केंद्रित विचार। जहां अभी तक सामंतवादी समाज में व्यक्ति की स्थिति गौड़ थी और धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं का बोलबाला था तथा समुदाय को महत्व दिया जाता था, वहीं उदारवादियों ने कहा कि व्यक्ति ही सभी वस्तुओं का मापदंड है, इसलिए वह अपने हित को बखूबी तरह से जानता है, जिसे धर्म, चर्च और समुदाय को बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा इनकी मान्यता है स्वतंत्रता की प्रधानता। उदारवादियों के अनुसार मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र उत्पन्न होता है और स्वतंत्रता उसका प्राकृतिक एवं जन्मसिद्ध अधिकार है। इस प्रकार मानव जीवन पर निरंकुश सत्ता का विरोध करते हुए उदारवादियों ने व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता का समर्थन किया और व्यक्ति को स्वायत्त माना। तीसरा है विवेकशीलता कुंजी है। उदारवादियों ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में अपना स्वयं का एक विवेक या बुद्धि है, इसलिए वह अपने सर्वोत्तम हित को जानता है, जिसे चर्च और धर्म नहीं बता सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने दिमाग और शरीर का स्वामी है। और जॉन लॉक ने तो यहाँ तक कहा कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। वहीं थॉमस पेन ने कहा कि मेरा अपना मन ही मेरा चर्च है। इस प्रकार उन्होंने चर्च और धर्म का विरोध करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। चौथा उनकी मान्यता है सहनशीलता और विविधता का सम्मान। उदारवादियों ने माना कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए कोई भी किसी अन्य व्यक्ति को मजबूर करने के लिए हकदार नहीं है कि वो उनके विचार या दृष्टिकोण को माने। पांचवा है कि सीमित और संवैधानिक सरकार। जहां मध्यकाल तक चर्च और स्वेच्छाचारी शासक लोगों पर शासन करते थे, वहीं उदारवादियों ने कहा कि समाज और राज्य एक कृत्रिम संस्था है, जिसे व्यक्तियों ने ही अपनी कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है।
इसलिए सरकार कानून के द्वारा सीमित हो और संविधान के नियमों के अनुसार संचालित होनी चाहिए और बिना सहमति के कोई भी किसी दूसरे पर शासन नहीं कर सकता। उदारवाद की अगली मान्यता है धर्मनिरपेक्षता का विचार। उदारवादियों ने कहा कि आध्यात्मिक दुनिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण भौतिक दुनिया है, इसलिए कोई व्यक्ति चाहे धर्म को माने या ना माने, वो स्वतंत्र है, उस पर किसी भी प्रकार का धर्म नहीं थोपा जा सकता और राज्य को भी सभी धर्मों के प्रति तटस्थ व्यवहार करना चाहिए, न कि भेदभावपूर्ण। उदारवादी पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसको विवेक या बुद्धि भी प्रदान किया है, जिससे वह अपने जीवन यापन के लिए ईश्वर के ही द्वारा बनाए गए संसाधनों का उपभोग कर सके। इस प्रकार मनुष्य केवल अपने शरीर रूपी संपत्ति का स्वामी होता है, लेकिन जब वह अपने शारीरिक श्रम को किसी संसाधन में मिला देता है तो वह संसाधन उसकी निजी संपत्ति हो जाती है। इस प्रकार संपत्ति व्यक्ति की योग्यता और कौशल का परिणाम है, इसलिए राज्य या किसी को भी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। इस प्रकार उदारवादियों ने राज्य को अदृश्य हाथ की संज्ञा देते हुए एक आवश्यक बुराई कहा। आवश्यक इसलिए है कि यह व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है और बुराई इसलिए है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करता है। अब हम उदारवाद के फेज देखते हैं, अर्थात कितने फेजों में यह आगे बढ़ा। जो सबसे पहला चरण था उदारवाद का वो था क्लासिकल लिबरल, अर्थात शास्त्रीय या परंपरावादी उदारवाद। इसी को नेगेटिव लिबरलिज्म भी कहा जाता है, अर्थात नकारात्मक उदारवाद। जो दूसरा चरण था वो था मॉडर्न लिबरलिज्म का। इसी को पॉजिटिव लिबरलिज्म, वेलफेयर स्टेट, सोशल लिबरलिज्म और रिवाइज्ड लिबरलिज्म भी कहा जाता है। जो तीसरा फेज था वो था नियो लिबरलिज्म, अर्थात नव उदारवाद। इसी को लिबर्टेरियनिज्म भी कहा जाता है, स्वेच्छातंत्रवाद भी कहा जाता है। जो चौथा फेज था वो था कम्युनिटेरियनिज्म, अर्थात समुदायवाद। और जो पांचवा फेज आया वो है मल्टीकल्चरलिस्ट, अर्थात बहुसंस्कृतवादी। तो ये प्रमुख फेज हैं। इन फेजों को हम एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शास्त्रीय या परंपरावादी उदारवाद को। कि शास्त्रीय उदारवादी जो विचारक हैं वो किसी समाज को कैसे देखते हैं। पहला है समाज को वो अणुवादी दृष्टिकोण से देखते हैं। शास्त्रीय उदारवादी समाज को अणुवादी समाज के रूप में देखते हैं। बेंथम ने कहा समाज व्यक्तियों का योग मात्र है, अर्थात व्यक्तियों के मेल से बना है समाज, अतः व्यक्तियों के अलावा समाज का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। इसलिए लॉक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था निर्धारित करने का अधिकार है, आस्था का निर्धारण चर्च नहीं कर सकता। लॉक के इन विचारों से राजा, ईश्वर और चर्च के बजाय व्यक्ति प्राथमिक हो गया और परिणाम स्वरूप गौरवमयी क्रांति हुई। व्यक्ति के अधिकार पर बल। उदारवादी व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन करते हैं और जॉन लॉक ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की स्थापना करते हुए कहा कि व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार है, जिसे राजा या चर्च नहीं छीन सकते। इस प्राकृतिक अधिकार को बेंथम ने कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया। अब हम शास्त्रीय उदारवादियों का राजनीतिक दृष्टिकोण देखते हैं, अर्थात कि राजनीति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। ये पहला मानते हैं कि संवैधानिक सरकार होनी चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। उदारवादी विचार संविधानवाद पर आधारित है, जिसका अभिप्राय है कि सीमित और संवैधानिक सरकार होनी चाहिए, अर्थात सरकार सीमित होगी संविधान से, नागरिक के अधिकार से, विधि से और शक्ति के पृथक्करण से, क्योंकि अगर शासन सीमित होगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिक होगी। इस प्रकार उन्होंने सीमित और संवैधानिक सरकार का समर्थन किया और इसका पहला प्रयोग अमेरिकी संविधान निर्माताओं जेफरसन और मेडिसन ने किया, जहां नागरिक अधिकारों को सर्वोच्च महत्व दिया गया। शास्त्रीय उदारवादी मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है,
इसलिए लॉक ने राज्य के कार्य को सीमित करते हुए कहा कि राज्य का कार्य होगा, पहला, लोक व्यवस्था को बनाए रखना जो पुलिस बनाती है, बाहरी शत्रुओं से नागरिकों की सुरक्षा जो आर्मी करती है, और तीसरा है समझौते की स्वतंत्रता को बनाए रखना। इस प्रकार ये कार्य नकारात्मक कार्य हैं। इसीलिए क्लासिकल लिबरल्स को नेगेटिव लिबरलिज्म अर्थात नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। इन कार्यों के आधार पर उदारवादियों ने राज्य को रात्रि प्रहरी राज्य अर्थात नाइट वॉचमैन स्टेट का नाम देते हुए लेसस फेयर अर्थात अहस्तक्षेपवादी राज्य कहा, जो व्यक्ति के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। उदारवादी आर्थिक व्यवस्था को कैसे देखते हैं अर्थात शास्त्रीय उदारवादी, वो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार संपत्ति व्यक्ति के प्रतिभा या क्षमता का परिणाम है, अतः उदारवादी विचारक प्राइवेट प्रॉपर्टी का जोरदार समर्थन किया। और लॉक ने तो यहाँ तक कहा कि संपत्ति व्यक्ति का पैदाइशी अधिकार है। इसलिए उदारवादी संपत्ति पर व्यक्ति के स्वामित्व के समर्थक हैं और परिणाम स्वरूप बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था को मानते हैं, पूंजीवाद को मानते हैं। अब हम शास्त्रीय उदारवादियों के दार्शनिक दृष्टिकोण को देख लेते हैं। शास्त्रीय उदारवादियों की दार्शनिक मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है। उदारवादी व्यक्ति की स्वायत्तता में विश्वास करते हैं और इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को पूरा करना चाहता है। और बेंथम ने उदारवादी दर्शन को व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सुख अर्जित करना चाहता है। इस प्रकार हमने शास्त्रीय उदारवादियों की प्रमुख मान्यताओं पर प्रकाश डाला। अब हम देख लेते हैं कि आधुनिक उदारवादियों की जो मॉडर्न लिबरलिज्म आया वो क्यों आया। उसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस यानी कि शास्त्रीय उदारवाद में क्या कमी आ गई कि इसको संशोधित करके इसे आधुनिक उदारवाद बनाना पड़ा। लेकिन इसके पहले हमें यह देखना होगा कि इस विचार के कारण यूरोप में क्या क्या परिवर्तन आया। जहाँ पहले राजतंत्रीय व्यवस्था थी वहाँ अब लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। गांव की जगह शहर तेजी से बढ़ा और समुदायवादी समाज की जगह व्यक्ति प्रधान समाज आ गया तथा सामंतवादी अर्थव्यवस्था की जगह पर पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हो गई। इस पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के कारण यूरोप में आर्थिक संकट आ गया। इस आर्थिक संकट ने क्या किया कि पहली बार शहरों में गरीबी, अशिक्षा और बीमारी देखी गई। इसके कारण वहाँ एक और तो बहुत अच्छे लग्जरी लाइफ थी लोगों की, जो पूंजीपति थे उनका जीवन अच्छा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी, लेकिन उसी शहर में एक कोने पर झुग्गियाँ बनी हुई थी जिसमें मजदूर रहा करते थे और वहाँ ना हवा था ना पानी था, अशिक्षा बेरोजगारी थी और एक प्रकार से वहाँ क्राइम होता था, ड्रग्स थे, कई तरह की समस्याएं थी और मजदूरों की स्थिति जानवरों के समान हो गई थी। इन मजदूरों का आवाज़ बनकर समाजवाद और साम्यवाद का उदय हुआ, जिसकी आर्थिक व्यवस्था में सफलता देखी जा रही थी, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी। इस प्रकार इन कमियों को जब उदारवादियों ने देखा तो उन्होंने इन कमियों को संशोधित किया और उदारवाद का स्वरूप बदल करके आधुनिक उदारवाद के रूप में उसको स्थापित किया और उसी को उन्होंने कल्याणकारी राज्य का भी नाम दिया। अब हम अगले वीडियो में उसे बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।